बच्चों, जैसे आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, अपने ऐसा ये नया एक अध्याय है। इस अध्याय में जो है इस क्षेत्र का नाम है विद्युत धारा। तो पिछले लेसन में आपने पढ़ा था कि जो आवेश होता है वह स्थिर था। स्थिर बिंदु आवेश के बारे में आप पढ़ रहे थे। लेकिन जब किसी चालक में आवेश गतिमान होता है, अर्थात आवेश का प्रवाह होता है, किसी एक दिशा में नेट दिशा में अगर प्रवाह उसका होता है तो उसके तुल्य धारा उत्पन्न होती है। हम इस लेसन में आवेश की गतिशीलता के कारण उत्पन्न होने वाली धारा की जो है चर्चा करेंगे और इसके बारे में जो है आपको बताते हैं कि जैसे विद्युत धारा है क्या। विद्युत धारा वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा बहुत आसान सी बनती है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में क्या है, समय। विद्युत धारा को किससे दिखाते बच्चों? आई से। आई यहाँ पे जो है विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है, क्यू जो है आवेश की मात्रा को, और टी क्या है, समय को। तो आई बराबर क्यू अपॉन क्या है, टी। यह एक अदिश राशि होती है। देखिए, किसी भी चालक में आवेश की विपरीत दिशा में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। यदि अगर हम कोई चालक कार ले लें तो चालक कार में अगर जो है यहाँ पे फिगर के अनुसार अगर देखें कि अगर इस दिशा में लेफ्ट से राइट की तरफ आवेश प्रवाहित हो रहा है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जो है धारा का प्रवाह होगा। अर्थात धारा में दिशा तो होती है लेकिन यह जो है सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए जो है इसे अदिश राशि जो है माना जाता है, कहा जाता है, या यह अदिश राशि होती है। तो इस भ्रामक स्थिति में न पड़िएगा कि विद्युत धारा सदिश राशि है। वास्तव में आपको बताया गया है सदिश राशि की परिभाषा कि वे भौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी प्रदर्शित करती हैं तथा जो सदिश नियमों का पालन करती हैं, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि धारा एक अदिश राशि है। धारा बच्चों दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा और दूसरी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो प्रत्यावर्ती धारा आपको जो है कि कहने का मतलब है कि एक लेसन ही है, पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग जो है सेल से जो धारा प्राप्त करते हैं, बैटरी से जो धारा प्राप्त करते हैं, किसी डायनामो से जो धारा प्राप्त करते हैं, वह कैसी धारा होती है, दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा जो है कि अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा अगर बनती है कि वह धारा जो परिमाण और दिशा में क्या होती है, नियत होती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। किंतु प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण और दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है, ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के कारण तमाम विद्युत उपकरण जो है कि आप लोग घरों में यूज करते हैं, टीवी है, पंखा है, बल्ब है, ये सब प्रत्यावर्ती धारा से चलते हैं। लेकिन सेल से या बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा जो होती है वह दिष्ट धारा होती है। तो धारा के लिए अगर हम देखें तो अगर कहीं परिवर्तित धारा है तो औसत धारा निकालें, एवरेज वैल्यू, तो आई एवी, एवी का अर्थ यहाँ पे एवरेज से, औसत से है, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी। यदि तात्क्षणिक धारा किसी विशेष समय पे धारा का जो है कि हमें जो है गणना करनी पड़े, मान निकालना पड़े, तो आई बराबर लिमिट डेल्टा टी अग्रसर हो रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ, डेल्टा क्यू अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी। तो इस विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। इस लेसन में हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे और आगे चल के जो है कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया जाएगा। दिष्ट धारा से ही संबंधित बात है और यहाँ आवेश का प्रवाह हो रहा है। देखो बच्चों, जैसे आवेश जो वाहक होते हैं
यदि हम चालकों में देखें, खास करके जो है कि जैसे धातु चालक हैं या व्यवहारिक बात कही जाए तो जो तार बने हुए हैं उनमें आवेश का प्रवाह होता है। तो यह आवेश का प्रवाह कैसे होता है, यह आवेश वाहकों पर निर्भर करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक प्रमुख सिद्धांत है कि चालकों में जो है कि आवेश का प्रवाह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार समझाया जा सकता है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि प्रत्येक पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई जो है परमाणु है। यह परमाणु का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है नाभिक में उपस्थित होता है, इसके कारण जो है कि प्रोटॉन नाभिक पर भी धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यधिक निकट रहते हैं, नाभिक उन पर एक आकर्षण बल आरोपित करता है, अर्थात वह नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। लेकिन जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे कोश संख्या बढ़ती है बच्चों, वैसे वैसे जो है कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। अतः जो चालक होते हैं, अर्थात जो धातुएं होती हैं, उनमें अगर देखा जाए तो कमरे के ताप पर ही, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो कमरे के ताप पर ही जो है वह उसमें विक्षोभ के कारण जो है वो धातु के परमाणु में से जो है कि बाहर निकल जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अब मुक्त होकर जो है धातु के अंदर ही यादृच्छा गति करते हैं, एक जो है कि गैस के अणु की तरह व्यवहार करते हैं। और इनका जो है कि औसत जो वेग होता है किसी भी दिशा में, यह शून्य होता है, क्योंकि यह जो है कि इनका किसी भी दिशा में नेट प्रवाह नहीं होता है। इसका मुख्य कारण मैं आपको बताऊं कि जब धातुओं के परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं तो यादृच्छिक माने अनियमित गति करते हैं, और अनियमित गति करने के कारण जो है वह धातु में उपस्थित, चालक में उपस्थित धनायनों से बार बार टकराते हैं। इनका जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है वह शून्य नहीं होती है, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इतने उच्च वेग से ये गतिमान होते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है कि किसी भी एक दिशा में नेट प्रवाह इनका नहीं होता है, जिसके कारण जो है कि सामान्य अवस्था में चालक अगर उपस्थित है तो उसमें कोई भी विद्युत धारा उपस्थित नहीं होती है। इसमें होता यह है कि किसी एक दिशा में गतिमान इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गतिमान होते हैं, ठीक उसके विपरीत दिशा में उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होने के कारण यह एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न धारा के प्रभाव को जो है नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारे जो चालक हैं उनमें जो है अगर उनके सिरों पे विभवांतर आरोपित नहीं है तो कहने का मतलब है किसी भी दिशा में धारा का प्रवाह संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, अर्थात उनके सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है, तो धातुओं में उपस्थित यह मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नेट दिशा में जो है प्रवाहित होने लगते हैं, निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की तरफ, जिसके कारण जो है कि बैटरी से जो है कि विभवांतर के कारण जो है चालक में जो है धारा का प्रवाह होने लगता है, आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यह हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो चालक पदार्थ है उनमें आवेश का प्रवाह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण है। लेकिन जो विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट में जो है आवेश का प्रवाह जो है धनायन और क्या है ऋणायन दोनों के द्वारा होता है, और दोनों के जो है कि गति की जो दिशा होती है धनायन की और ऋणायन की, वो विपरीत दिशा होती है। अतः विद्युत अपघट्ट के विलयन में जो है दोनों आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न हुई धारा का योग ही कुल धारा के बराबर होता है। यह ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम है। एक नियम से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं धारा घनत्व। धारा घनत्व को जैसे दिखाते बच्चों, धारा घनत्व देखिए, विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है। धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं।
धारा घनत्व को बच्चों जे से दिखाते हैं, जे बराबर आई अपॉन क्या होता है ये, और इसका मात्रक जो है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका बीमी सूत्र L की घात -2 और A होता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं, ओम का नियम। सन 1836 में जो है 26 में साइमन ओम थे, उन्होंने जो है कि किसी चालक के तार के सिरों पर अलग अलग विभवांतर जो है आरोपित करके लगाकर और प्रयोग किया, और यह पाया कि चालक तार में बहने वाली जो धारा है और उसके सिरों पे लगाया गया जो विभवांतर है, तो विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं हम लोग। लेकिन इसमें जो है चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात चालक का पदार्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, चालक का जो है कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो। तो ओम के नियम को इत्मीनान से सुने बच्चों। ओम का नियम बहुत ही जो है कि आसान है, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा ही है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक तार के सिरों पे आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। अर्थात यदि किसी चालक तार के सिरों पे आरोपित विभवांतर भी हो और उसमें बहने वाली धारा क्या हो, आई हो, तो V बटा आई बराबर क्या होगा, नियतांक। यदि हम धारा और क्या है कि विभवांतर में ग्राफ खींचें, हमेशा एक सरल रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये V बटा आई जो होता है वो चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये नियतांक R को जो है हम रेजिस्टेंस में प्रतिरोध बोलते हैं, और ये चालक तार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आपको बल लगाना पड़ता है, तो आपका कोई विरोध करता है, आपकी गति का विरोध करता है, सड़क का घर्षण आपकी साइकिल को रोकता है। ठीक उसी तरह से जब चालक तार में आवेश का प्रवाह होता है, अर्थात धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब है कि चालक तार उसे जो है कि रोकने का प्रयास नहीं करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण जो है वह धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अथवा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इस सूत्र के अनुसार से कि R बराबर V बटा में आई, अर्थात किसी चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक बच्चों यहाँ से देखें तो वोल्ट प्रति एम्पियर है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जो है कि पॉपुलर मात्रक इसका जो होता है ओम होता है, जिसे ग्रीक अक्षर जो है कि नोटा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका बीमी सूत्र है बच्चों mL की घाते 2, T की घाते -3, A की घाते -2।